फ्रेंड्स नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द नवोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को आने वाले वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान श्री राम से प्रार्थना है कि आपके लिए ये साल बहुत ही तरक्की वाला रहे और इस साल 2024 में हमारा अयोध्या में दिव्य और भव्य भगवान श्री राम का मंदिर बन चुका है और उसमें उनकी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है। तो हमारी भगवान श्री राम से प्रार्थना रहेगी कि इस साल हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सबको किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में सफलता दिलाएं। और इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को पुनः 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और आप सभी से आशा करते हैं हम कि आपको जो हमारे द्वारा क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उनसे आपको लाभ मिल रहा होगा और इसी तरह आप लोग अपना प्यार देते रहें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले जाते हैं तो आप इसको स्किप ना करें। ठीक है, पूरा देखें, ये निश्चित ही आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और सभी से गुजारिश है कि आप लोग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और साथ में हमारी जो वीडियोज़ हैं वो आपको कैसी लगती हैं वो कमेंट में भी बता दिया करें हमें। ठीक है, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। लाइक भी कर दिया करें अगर अच्छी लगती हों। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम आपका आज का अपना जीके जीएस का पहला प्रश्न है कि हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी गैस हवा में पाई जाती है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि आर्गन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन और डी ऑक्सीजन। तो दोस्तों हमने ये पढ़ा है कि जो सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती वो है ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। ठीक है, ये कितनी पाई जाती हैं? लगभग 78%। ठीक है, 78%। और इसके बाद होती है हमारे दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, लगभग 21%। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। ठीक, ऋग्वेद में कह रहे किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। ऑप्शन ए कह रहा है वरुण देवता, बी इंद्रदेव, सी अग्निदेव और डी शिव की। तो दोस्तों जो ऋग्वेद है वो हमारा एक सबसे प्राचीनतम वेद है और इसमें भगवान इंद्रदेव की सर्वाधिक महत्ता के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें इंद्रदेव के लिए करीब करीब 250 यानी 250 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है। ठीक, नेशनल पुलिस अकेडमी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कह रहा है हैदराबाद, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ठीक है, यहाँ पर हमारे भारतीय पुलिस सर्विसेज की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, भारतीय पुलिस सर्विसेज की ट्रेनिंग होती है। ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारा हैदराबाद में। ठीक, कहाँ पे? इसका राइट आंसर हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। ये कह रहा है इनमें से किस पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। ऑप्शन ए कह रहा है अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी मनुस्मृति में, ऑप्शन सी न्याय मीमांसा में और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। तो दोस्तों इन सभी में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है। ठीक, हमारे राज्य से मतलब यूपी में। ठीक है, यूपी में 1090 को किस नाम से जाना जाता है। तो यूपी में 1090 को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हेल्पलाइन, ऑप्शन बी वुमेन हेल्पलाइन, ऑप्शन सी वुमेन पावर लाइन, ऑप्शन डी चाइल्ड केयर लाइन। ठीक, तो 1090 को हमारे यहाँ जाना जाता है वुमेन हेल्पलाइन के नाम से। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? वुमेन हेल्पलाइन के
नाम से, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु शुरू किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? जो घरेलू हिंसा होती है उससे महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अधिनियम लागू किया गया। वो कह रहा है वो कब किया गया? 2006, 1989, 2005 और ऑप्शन डी हमारा 2007। तो जो घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम है वो बनाया तो गया था कब? ये बनाया गया था 2005 में। ठीक है, 2005 में बनाया गया था। ठीक है, लेकिन इसको लागू कब किया गया? इसको लागू किया गया था दोस्तों 2006 से। लागू कब से किया गया था? 2006 से। चलिए नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक, स्टैचू ऑफ यूनिटी ये कह रहे हैं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी उत्तर प्रदेश। ठीक, तो इसका राइट आंसर है कि ए गुजरात में। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? गुजरात में। इसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी ये क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा को स्थापित किया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, और ये प्रतिमा कितनी? 182 मीटर ऊंची है। कितनी? 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, और इसका अनावरण कब किया गया था? इसका अनावरण किया गया था स्टैचू ऑफ यूनिटी का 31 अक्टूबर 2018। 31 अक्टूबर 2018 को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर। ठीक है, ये 2018 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर इसका अनावरण किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गोकुल पुरस्कार संबंधित है। ये एक पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश में, गोकुल पुरस्कार। ये कह रहा है ये किस चीज़ से संबंधित है? ठीक है, तो जो ऑप्शन ए कह रहा है कृषि में उत्पादन बढ़ावा देने के लिए, बी दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए, सी खेलकूद में बढ़ावा देने से है, और डी बागवानी में बढ़ावा देने से। तो जो गोकुल पुरस्कार है वो दोस्तों दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद का जो समझौता है वो कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए कह रहा है 1966, बी 1962, सी 1965 और डी 1971। ठीक है, तो जो ताशकंद का समझौता है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, 1965 का जो युद्ध हुआ था, ठीक, 1965 का जो युद्ध हुआ था उसके दौरान किया गया था। ठीक, और ये कब किया गया था? ये किया गया था 1966 में। कब किया गया था? 1966 में, 10 जनवरी 1966। 10 जनवरी 1966। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा पुर्तगालियों का उपनिवेश, तो पुर्तगालियों का उपनिवेश नहीं था। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि बम्बई, बी कह रहे हैं हुगली, सी मछलीपट्टनम और डी चौल। ठीक, तो पुर्तगालियों का जो उपनिवेश नहीं था इनमें से वो है हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मछलीपट्टनम। ठीक, ये मछलीपट्टनम था जो ये था डचों का। ठीक, बाकी ये तीनों किसके थे? ये तीनों पुर्तगालियों के थे। ठीक, तो राइट आंसर हमारा सी, मछलीपट्टनम नहीं था इनमें से। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? ये कह रहे ज्ञान के सिद्धांत पर कौन सा बल दे, कौन इनमें से कौन है जो ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, बी वेदांत दर्शन, सी सांख्य दर्शन और डी उपनिषद। तो दोस्तों जो ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है वो है हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद। ठीक है, क्या है? उपनिषद। ये हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण एक श्रुति ग्रंथ है। ठीक, उपनिषद ये ज्ञान के सिद्धांत पर अधिक बल देते हैं।
ये कह रहा भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है? ए होशियारपुर, बी इलाहाबाद, सी वाराणसी और डी अहमदाबाद। तो भारत का जो प्रथम चल पुलिस थाना है वो हमारा स्थित है कहाँ पे? होशियारपुर में। ये कहाँ पे है? पंजाब में। ठीक, ये पंजाब में है, पंजाब के होशियारपुर में। यह लोगों को उनके घर पे जाकर पुलिस थाने की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है? तो कितने इनमें से दिया है कि 1 मेगाबाइट यानी 1 MB कितने के बराबर होती? 1024 गीगाबाइट, 1000 बाइट, 1024 किलोबाइट और 1024 टेराबाइट। तो जो 1 MB होती है, 1 MB यानी मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट। ठीक, 1 MB इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट। तो राइट आंसर हो गया हमारा सी, 1024 किलोबाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तोगतोआ मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? ठीक है, महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह से समझौता किया था। ए कह रहे शाहजहां, बी अकबर, सी जहांगीर और डी किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी, जहांगीर ने। ठीक, जहांगीर ने। और ये जो महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह थे, ये मेवाड़ के क्या थे? अंतिम शासक थे। ये मेवाड़ के अंतिम शासक थे। चलिए नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना, बी तृतीय पंचवर्षीय योजना, सी चौथी पंचवर्षीय योजना और डी 6वीं पंचवर्षीय योजना। तो जो गरीबी हटाओ का नारा था दोस्तों वो दिया गया था हमारा कब? 1974 से 1978 ईस्वी के बीच। कौन सी हमारी? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, किस में? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो राइट आंसर हो गया इसका ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये कह रहा है कि कावेरी नदी है जो वो मैसूर के पठार से बहती है, ताप्ती नदी बैतूल पठार, सोन नदी पेंड्रा का पठार और गोदावरी नदी वो ट्रिम्बाक का पठार। तो दोस्तों इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी ये मैसूर का पठार से नहीं बल्कि कहाँ से? ये पश्चिमी घाट। ठीक है, कहाँ से? पश्चिमी घाट से। ठीक, पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से ये निकली हुई है। बाकी ये सारी इनका ये चलिए नेक्स्ट है कि ऑपरेशन ग्रीन संबंधित है बागवानी से, पौधरोपण से, आलू टमाटर व प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने हेतु, और डी है अपना कृषि उर्वरता बढ़ाने हेतु। तो दोस्तों जो ऑपरेशन ग्रीन है वो हमारा संबंधित है काय से? ये है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी, आलू टमाटर व प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने हेतु। नेक्स्ट है गोवर्धन योजना संबंधित है। ये कह रहे काय से संबंधित है गोवर्धन योजना? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि पशुपालन में वृद्धि, देसी गौवंश का संरक्षण, सी दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और डी गोबर एवं ठोस अवशिष्ट का प्रबंधन। तो जो गोवर्धन योजना है वो हमारी संबंधित है, ऑप्शन नंबर राइट है हमारा डी, गोबर एवं उसका जो ठोस अपशिष्ट है उसके प्रबंधन से है। ठीक है, गोवर्धन योजना ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या कितनी है? ठीक है, वयोवृद्ध यानी वयोवृद्ध जो
60 वर्ष से अधिक के नागरिक हैं उनमें महिला नागरिकों की संख्या 60 वर्ष से अधिक वालों में। ऑप्शन ए कह रहा है 103 मिलियन, बी कह रहा है 93 मिलियन, सी कह रहा है 53 मिलियन और डी कह रहा है 51 मिलियन। तो दोस्तों जो कुल जनसंख्या है वयोवृद्ध लोगों की वो तो है 103 मिलियन, ठीक 103 मिलियन, लेकिन महिलाओं की जो संख्या है वो है 53 मिलियन, ठीक है। कितनी मिलियन? 53 मिलियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो पुरुषों की है वो लगभग 50 मिलियन है, ठीक। वयोवृद्ध पुरुषों की संख्या है वो 50 मिलियन, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी, ठीक। ये कह रहे हैं कि 16 अगस्त 1947 को, बी 27 जनवरी 1950, सी 13 मई 1952 और डी 15 जून 1952। दोस्तों जो प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था, गठन तो हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को प्रथम लोकसभा का ये क्या हुआ था? ये था गठन। और जो पहली लोकसभा की बैठक की गई थी वो हुई थी 13 मई 1952 को। तो इसका राइट आंसर हो गया क्या? 13 मई 1952। और जो लोकसभा के पहले स्पीकर थे वो थे कौन? जीबी मावलंकर जी, जीबी मावलंकर जी, ठीक। और वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन हैं? ओम बिरला जी, ठीक है, ओम बिरला जी वर्तमान लोकसभा स्पीकर हैं जो वो हैं ओम बिरला जी। चलिए नेक्स्ट है, ये कह रहे पोटला पैलेस जो कि एक सतमंजिला भवन है, पोटला पैलेस जो कि एक सतमंजिला भवन है किससे संबंधित है? ए कह रहे जोधपुर के महाराणा, बी कह रहे दलाई लामा, सी कह रहे हिमाचल प्रदेश के राजा वीरभद्र और डी कह रहे बाजीराव मस्तानी। तो दोस्तों जो पोटला पैलेस है वो है हमारा किससे संबंधित? पोटला पैलेस है हमारा ऑप्शन नंबर बी दलाई लामा से, ठीक है। ये जो दलाई लामा हैं, ये दलाई लामा ये धर्मगुरु होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे? ये तिब्बत में धर्मगुरु होते हैं और ये सबसे महंगा, ठीक है, सबसे महंगा धर्मगुरुओं के निवासों में से एक है पोटला पैलेस, ठीक। इसकी कीमत है करीब लगभग 160 करोड़ रुपए, 160 करोड़ रुपए इसकी पोटला पैलेस की कीमत है। चलिए नेक्स्ट, रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटरमरिड्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया था? सामान सहित जी कह रहा है 1890 में, ऑप्शन बी कह रहा है 1891 में, सी 1892 में और डी 1893 में। तो इनको कब फेंका गया था गांधी जी को? राइट आंसर है इसका डी 1893 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? जरीब, ठीक। ए कह रहे फीता, बी छल्ला, सी गट्ठा और डी उपर्युक्त सभी। तो जरीब है ये भूमापन करने के लिए कार्य में लिया जाता है और जरीब में फीता भी होता है, छल्ला भी होता है और गट्ठा भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा उपर्युक्त सभी। ये सभी जरीब के क्या हैं? हिस्से हैं, ठीक है। ये एक प्रकार की क्या होती है? जरीब एक लोहे की चैन होती है, ठीक। इसमें कई सारे छल्ले भी लगे होते हैं, ठीक। और ये भूमापन के कार्य में हम लोग इसको लेखपाल वगैरह इसका प्रयोग करते हैं। चलिए, 1 एकड़ जमीन बराबर होती है, ये कह रहा है 1 एकड़ जो जमीन है वो कितने के बराबर होती है? 4840 वर्ग गज के, वी कह रहा है 10 वर्ग जरीब के, सी कह रहा है 0.40467 हेक्टेयर के बराबर और डी कह रहा है उपर्युक्त सभी के। तो दोस्तों जो 1 एकड़ ज़मीन होती है वो बराबर होती है
467 हेक्टेयर के बराबर। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा सी। ठीक है, सॉरी सी नहीं हुआ इसका, ये 4840 वर्ग गज के भी बराबर होती है और 10 वर्ग जरीब के भी बराबर होती है। तो सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से उपर्युक्त सभी के बराबर होगा। ठीक है, उपर्युक्त सभी के बराबर। राइट आंसर हो गया क्या डी, उपर्युक्त सभी के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? ये कह रहा है बहमनी साम्राज्य में, बी विजयनगर साम्राज्य में, सी चोल साम्राज्य में और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये कह रहा है किस साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, इस प्राचीन साम्राज्य की महिलाएं कायमिक कुश्ती में भाग लेती थीं और इस साम्राज्य की स्थापना करी थी हरिहर प्रथम और इनका एक और भाई था, उसका नाम था बुक्का राय। इन दोनों भाइयों ने इस साम्राज्य की क्या करी थी? बुक्का राय ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? ऑप्शन ए कह रहे अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर और डी औरंगजेब। तो इनमें से औरंगजेब है जो वो कभी शराब को छूता भी नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? ये कह रहे हैं इनमें से किसको भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय जाता है? ऑप्शन ए रामानुज, बी मध्वाचार्य, सी रामानंद और डी अपने रामदास। ठीक है, तो जो भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ था वो हमारा हुआ था 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी के मध्य भक्ति आंदोलन चला था। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय जाता है वो रामानंद जी को जाता है। ठीक है, रामानंद जी इसे उत्तर भारत में लाए थे और इन्होंने लोगों को भगवान राम के प्रति प्रेम और समर्पण रखने के लिए प्रेरित किया था और इन्होंने कहा था कि राम के नाम से ही क्या है, हमें राम के नाम के उच्चारण से ही हमें मुक्ति मिल सकती है। ठीक, रामानंद जी ने। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? ए बोर्नियो, बी अंडमान और निकोबार, सी ग्रीनलैंड, डी सिंगापुर। तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। चलिए नेक्स्ट है, एक घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी होती है। एक घंटे में समयांतर में यानी एक घंटे के समय के अंतर में जो देशांतर दूरी होती है वो कितने डिग्री होती है? ए कह रहा है 15 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री और डी 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए 45 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि कोहरा, बी ओस, सी बादल और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो धुंध जो नमी के बड़े कणों से बनता है वो कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है? कोहरा कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? ए कह रहा है पीली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी काली मिट्टी और डी बलुई मिट्टी। तो तेज हवाओं के कारण बलुई मिट्टी उड़कर आती है। ठीक है, तेज हवाओं से जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ के चली जाती है और सेट जमा हो जाती है। चलिए हमारा लास्ट और अंतिम प्रश्न है कि जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया है? ऑप्शन ए कह रहे हैं न्यूटन, बी आर्किमिडीज, सी जॉन डाल्टन और डी केपलर। जल स्थानांतरण का सिद्धांत तो ये दिया था दोस्तों किसने? आर्किमिडीज ने। ठीक है, ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। इसमें इन्होंने क्या दिया था प्रिंसिपल कि जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में
जब कोई वस्तु किसी द्रव में, मान लीजिए इसमें द्रव भरा हुआ है, ठीक, इसमें कोई वस्तु डाली जाती है, ठीक है, या डुबोई जाती है, तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है, ठीक। जब ये वस्तु इसमें डाली जाएगी तो इस वस्तु के भार में कुछ कमी प्रतीत होगी, यानी कुछ कमी आ जाएगी इसके भार में। तो वो कमी कितनी होती है? तो वो कमी होती है इस वस्तु के द्वारा इसमें से जितना द्रव्य हटाया जाएगा, ठीक, जितना द्रव्य हटाया जाएगा उसके भार के बराबर होती है, ठीक। तो जो आभासीय कमी होती है वो इस वस्तु के द्वारा हटाए गए भार के बराबर होती है, और ये होता है हमारा क्या, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, ठीक, जिसे जल स्थानांतरण के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इसी के साथ हमारे सारे प्रश्न होते हैं समाप्त, और आप सभी से आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको प्रश्न कैसे लगे, और अगर अच्छे लगते हो तो लाइक भी कर दें, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ठीक है।